नमस्कार। त्रिभुवन टॉक्स में आपका स्वागत है। कोशिश करेंगे कि आज के जो समाजशास्त्र है, जो राजनीतिक चालबाजियाँ चल रही हैं, जो नारे गढ़े जा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है। आज इसको आगे से पीछे की तरफ चलते हैं। बात शुरू करते हैं आज की राजनीति से और राजनीतिकों के इमोशनल भाषणों में प्रयोग किए जाने कुछ शब्दों से, जैसे दलित, महादलित, पिछड़ा, महापिछड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग करके वह वोटिंग के लिए इमोशनल अपील जो करते हैं, उससे देश और समाज में क्या असर पड़ता है वो हम सब देख रहे हैं। समाज किस तरह से विखंडित हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। स्पष्ट है कि बाबा मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार किसी के पिछड़े होने में किसी अगड़े का हाथ होना चाहिए। तो जो वोट पॉलिटिक्स है वो वही है, चल रही है आज की तारीख में भी, तिथि में भी, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, जो उन्होंने रोमन से उधार लिया था, डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और राज करो। हम बिहार और उत्तर प्रदेश विशेषकर इसकी एक राजनीतिक प्रयोगशाला रहे हैं। हम लोग इसको देखते आए हैं 25-30 सालों से। तो आज आइए इसी की समीक्षा करें कि पिछड़ा के पिछड़े होने में किसका हाथ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं कि अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसमें उन्होंने एनी बेसेंट का जिक्र किया था। एनी बेसेंट ने एक आर्टिकल लिखा था 1909 में। अब पूरा आर्टिकल तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक उसका पार्ट पढ़ रहा हूँ और उसको आप समझिए जरा सा। एनी बेसेंट लिखती है कि हर देश में सामाजिक पिरामिड कुछ इस तरह का होता है कि समाज एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित, अज्ञानी, भाषा, रहन सहन और आदत से गंदा होता है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन वो उसी समाज में तिरस्कृत और उपेक्षित रहता है। इंग्लैंड में इस वर्ग को सबमर्ज टेंथ के नाम से जाना जाता है, जो जनसंख्या का 10वां हिस्सा है। ये भुखमरी के कगार पर हैं और जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुपोषण का शिकार हैं, जिसकी वजह से बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। मंदबुद्धियों जैसा स्वभाव है। उसी तरह से बच्चे बेहिसाब पैदा करते हैं, परंतु इन बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। ये कुपोषित हैं, सूखा रोग से ग्रस्त और विकलांगता से ग्रस्त। इनमें से जो अच्छे किस्म के लोग हैं उनमें अनस्किल्ड मजदूर हैं, जो भंगी, मेहतर और स्वीपर का काम करते हैं। समुद्र के घाटों पर काम करने वाले मजदूर और गली गली घूमकर सामान बेचने वाले लोग हैं, जो कि खराब किस्म के लोग हैं, जो समाज के निकम्मे, कामचोर, दारूबाज, लोफर, घटिया किस्म के अपराधी और गुंडे हैं। पहले किस्म के लोग प्रामाणिक तौर पर ईमानदार और मेहनतकश हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम हैं, लेकिन दूसरी किस्म के लोगों को नियंत्रण में रखना पड़ता है और उनको रोजी रोटी कमाने के लिए ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है काम उनसे। भारत में ये वर्ग जनसंख्या का 6वां हिस्सा है, जिसको हम जेनरिक डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। और ये उन्होंने आगे ऐड ऑन किया है और लंबी है, उस पर एजुकेशन के संदर्भ में लिखा हुआ है, उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन उन्होंने वो भी वही निष्कर्ष पे पहुंची है कि आर्यन आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए गुलामों के वंशज हैं। अब आर्यन अफवाह 1859 में मैक्स मुलर ने जो रची थी, वो 1900 आते आते टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, वो हर इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में घुसाई गई, उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये इस बात का प्रमाण है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी पे, जो एनी बेसेंट ने इंग्लैंड के सबमर्ज 10th पॉपुलेशन की समानता भारत के 1/6 पॉपुलेशन जेनरिक डिप्रेस क्लास से किया है। अब हम उसकी एक समझें कि ये कैसे हुआ था। अभी हाल में ही OECD नामक एक संस्था है, ये एक संस्था है जो कई देशों के
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है, उसमें एक पुस्तक लिखी गई है एंगस मैटिसन द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियल पर्सपेक्टिव। एंगस मैटिसन ये कहते हैं कि 0 AD से 2000 AD तक का उसमें पूरा डाटा है। एंगस मैटिसन का भारत और यूके और यूएसए के संदर्भ में जो बयान है उसको कंपैरेटिवली अगर बोला जाए, एंगस मैटिसन कहते हैं कि 1500 तक भारत विश्व में अग्रणी इकोनॉमी थी और 35% जीडीपी की शेयर होल्डर थी। लेकिन मुगलों के बाद आने के बाद ये गिर करके 23 या 24% बची। फिर मुगलों के बाद 1757 में जब ब्रिटिश ईसाई आए तब भी भारत की जीडीपी 23 से 24% थी, लेकिन इनके आने वाले 190 साल के शासन में ये जीडीपी घट करके मात्र 1.8% बची। 1900 का ये आर्टिकल है और आप इसको क्रमवार अगर समझें कि 1750 में जब भारत पूरे विश्व की जीडीपी का 23% का निर्माता था, तो यूके और यूएसए मिलाकर के मात्र 2% के निर्माता थे। बट 1900 आते आते जब भारत मात्र 1.8% जीडीपी का निर्माता बचा, तो उस समय यूके और यूएसए मिला के 42% जीडीपी के निर्माता हो गए थे। और राइटर है पाल बैरोच, वो कहता है कि ब्रिटिश समयकाल के शासन के समयकाल में भारत में 1200% लोग बेरोजगार हुए। एक तरफ जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसको वो क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, और दूसरी तरफ भारत में जब भारत के उद्योग जब नष्ट किए जा रहे थे और नष्ट किए जा चुके थे 1900 AD तक, तब इंग्लैंड में 1/10 पॉपुलेशन उस हालत में थी जिसकी तुलना भारत के बेरोजगार हुए लोगों से की गई है। 1/10 सबमर्ज पॉपुलेशन और जेनरिक डिप्रेस्ड क्लास। भारत की इकोनॉमी नष्ट हो रही है, यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, अकालों से और संक्रामक बीमारियों से मर रहे हैं। और इंग्लैंड में एक ऐसी जनता है जो अभी उस ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाई। और इस बात को शशि थरूर ने कहा है, इंग्लैंड में जाके ऑक्सफोर्ड यूनियन में कहा है, यस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा है एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, यस गुरुमूर्ति बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि इन 190 वर्षों में ब्रिटिश यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट करके ले गया, जो आज की तिथि में ब्रिटेन की 17 साल के जीडीपी के बराबर है। अगर हम वो पैसा वापस ले सकें तो आप ये समझ सकते हैं कि आज ब्रिटेन की हालत क्या होगी। अब हम बात करते हैं एक और विश्व के महान चिंतक कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने 1853 में एक आर्टिकल लिखा था, प्रोबेबली न्यूयॉर्क टाइम्स में, गूगल पे है वो आर्टिकल, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो लिखता है, मैं एक थोड़ा सा पार्ट उस लेख का यहाँ पे डालूँगा। वो लिखता है कि 1815 में जहाँ ढाका में 1.5 लाख आर्टिशन, मतलब जो उद्योगी हैं, जो लोग उन उद्योगों को चलाते थे जिनके कारण भारत की जीडीपी 25 या 35% थी, आर्टिशन निवास करते हैं। 1815 में जहाँ ढाका में 1.5 लाख आर्टिशन निवास करते थे, 1835 आते आते मात्र 20,000 आर्टिशन बचते हैं। मात्र 20 सालों में ढाका का मशहूर मलमल बनाने वाला भारतीय बुनकर, उसमें से 1,30,000 लोग कहाँ गए, उनकी संततियों को क्या हुआ? इसके बारे में कोई पूछेगा, कोई बताएगा कि आप शास्त्रों का नाम लेकर के शास्त्रों पे इस जो भारत के ऊपर अत्याचार हुआ, भारतीयों पे अत्याचार हुआ, उसको शास्त्रों से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे?
एक और रचनाकार हैं, बहुत मशहूर हैं, बिल दुरेंत, जिनका नाम लगभग सबने सुना होगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1930 में, द केस फॉर इंडिया। अब उनसे मैं थोड़ा सा 2-4 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी पुस्तक द केस फॉर इंडिया में 7वें चैप्टर में लिखा है ट्रम्प ऑफ द डेथ, मृत्यु की जीत। और लिखते हैं कि अंतिम चैप्टर डिजीज़ और डेथ के बारे में, बीमारी और मृत्यु के बारे में। वो कहते हैं कि भारतीयों हिंदुओं के शरीर और उनकी खाल, उनकी जो ढांचा है, उसको देख करके जो यहाँ यात्री आते हैं उनको बड़ा दुख होता है। They are too poor to afford foods rich in mineral salts. They are too poor to buy fresh vegetables, but much less to buy meat. The water supply, which is usually first obligation of a government, is in a primitive condition after a century or more of British rule. Dysentery and malaria have been eliminated from Panama and Cuba, but they flourish in British India. फिर आगे वो कहते हैं कि हिंदू कभी स्वच्छतम लोगों में से एक थे। Hindu was known to be amongst the cleanest of the clean, and even today he baths every morning and washes every morning the simple garments what he wears. But the increase of poverty have made social sanitation impossible. कह रहे हैं वो आज भी रोज़ नहाता है, जिन कपड़े को पहनता है उसको धोता भी है, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी के कारण सामाजिक सैनिटेशन, सामाजिक स्वच्छता का कोई स्कोप नहीं बचा है। और वो कहते हैं कि 24 करोड़ पॉपुलेशन में जो ब्रिटिश सरकार की जो स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च है वो 2 सेंट्स पर कैपिटा है, 2 पैसे पर हेड है। विलियम हंटर का संदर्भ देते हुए, जो कि डायरेक्टर जनरल इंडियन स्टैटिस्टिक्स के थे, उन्होंने लिखा है कि 4 करोड़ भारतीय शायद कभी भी भरपेट खाना नहीं पाते, और मल न्यूट्रिशन के कारण, कमज़ोर होने के कारण उनका शारीरिक प्रतिरोध, इम्यूनिटी बहुत घट गई है। और जो महामारियां आ रही, एपिडेमिक्स आ रही, जो रेगुलरली आती हैं, वो करोड़ों को अपने आगोश में ले लेती हैं। 1901 में 2,70,000, 1902 में 5 लाख, 1903 में 8 लाख, 1904 में 10 लाख लोग प्लेग से मरे, जो कि भारत में बाहर से लाई गई थी। 1918 में करीब 1.25 करोड़ भारतीय इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हुए, और जिसमें कि 12.5 करोड़ लोग इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हुए, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अब वो कहते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर फमाइन्स इन इंडिया। हम अब समझ सकते हैं कि भारत में अकाल का कैसे पड़ते हैं। Their cause in plain terms is not the absence of sufficient food, but the inability of people to buy for it. उसका कारण अनाज की कमी नहीं है, उसका कारण है कि भारतीयों के अंदर अनाज खरीदने की क्रय क्षमता बची ही नहीं। अकाल हर साल संख्या में और भीषणता में बढ़ते जा रहे हैं। 1770 से 1900 के बीच 2.5 करोड़ हिंदू भूख के मारे मर गए, और 1770 से 1900 के बीच में लगभग 2.5 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हुई अकाल से, संक्रामक रोगों से, भुखमरी से, जिनमें कि 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु पिछली शताब्दी के अंतिम चौथे क्वार्टर में, अर्थात 1875 से 1900 के बीच में हुई। कंटेम्पोररी स्टूडेंट्स, जो आज के छात्र हैं, वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इस वर्ष भी करीब 80 लाख लोग
भूख से और कम्युनिकेबल डिजीज से मरेंगे। ये समझा जाता था कि रेलवे इसमें मदद करेंगी, फेमाइन से या अकालों से, संक्रामक रोगों से निपटने में, लेकिन रेलवे के आने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है। और वो कहते हैं कि ना तो ट्रांसपोर्टेशन कारण है, ना ही मानसून की कमी कारण है, ना ही जनसंख्या की अधिकता कारण है, जो कारण ब्रिटिश अपनी खाल छुपाने के लिए देते थे, उसको इन्होंने निगेट करते हुए कहा, बिहाइंड ऑल दिस फंडामेंटल सोर्स ऑफ टेरिबल फमाइंस इन इंडिया, इन अकालों के पीछे असली कारण क्या है? सच मर्सिलेस एक्सप्लॉयटेशन, इतना निर्दयतापूर्वक जो इनका शोषण हो रहा है, सच अनबैलेंस्ड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अनियमित असंतुलित सामान का एक्सपोर्ट और क्रूरता से इकट्ठा किया जाने वाला कर इसके कारण है। एंड द स्टार्विंग पीजेंट्स कैन नॉट पे व्हाट इज आस्क्ड फॉर द फूड दैट द रेलवे ब्रिंग्स देम, और गरीब भारतीय जो रेलवे अनाज ले आती है उसको खरीद नहीं सकते। अब पिछले 150 वर्षों में, 200 वर्षों में जो हुआ, जिसके कारण भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हुआ, भुखमरी का शिकार हुआ, संक्रामक रोगों का शिकार हुआ निरंतर, और जिससे बचने के लिए हिंदुओं ने शौच मानी सैनिटेशन और हाइजीन जैसी वैज्ञानिक पद्धति को जीवन का अंग बनाया, उसको अछूत बोल करके और उसको हिंदू शास्त्रों से जोड़ करके हिंदू धर्म को, हिंदू राष्ट्र को इतने वर्षों से अपमानित किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एकमात्र बचाव था साफ सफाई और दूरी, जो भी लोग संक्रामक रोग से पीड़ित थे। सरकार ने उसको सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया, परंतु अगर उसकी हिंदीबाजी किया जाए तो क्या उसका अर्थ निकलेगा? अछूत ना, छुआछूत ही ना, या कुछ और निकलने वाला है। तो इतिहास के इन कड़े तथ्यों को, तथ्यपरक चीज़ों को छुपा करके जो अफवाहजनक साहित्य रचा गया पिछले 150-200 वर्षों में, उसके आधार पर हिंदुओं को बांटा जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। ये बौद्धिक वर्ग कर रहा है, ये राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के नाम पे कर रहे हों, चाहे सोशल जस्टिस के नाम पे कर रहे हों। इसका खुलासा होना चाहिए, सभी भारतीयों को इन तथ्यों से अवगत होना चाहिए और चीज़ों का विश्लेषण करना आना चाहिए। कोई किताब लिख देने से मनुस्मृति हो या चाहे जो हो, उसके कारण इतनी भीषण दरिद्रता आ सकती है क्या? मात्र 150 साल का, 200 साल का इतिहास हमको नहीं पता है और हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं 3000 साल पहले का। ये हमारी मूर्खता का परिचायक है, घोर परिचायक है। इस विषय पे कोई भी संवाद करना हो, कोई भी प्रश्न करना हो, आप कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। कोई सेमिनार करना हो आप करिए, मैं अगर वहाँ आ पाया तो वहाँ पाया, नहीं तो ऑनलाइन उस पर सम्मिलित होऊंगा। धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अपने मित्रों तक पहुँचाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।